और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। निकाय चुनाव के पहले चरण में प्रचार का आज जो आखिरी दिन है और आज शाम पहले दौर का प्रचार थम जाएगा। 4 मई को वोटिंग हो रही है और इससे पहले तमाम दलों के प्रत्याशी वोटर्स तक पहुंचने की हर कोशिश करेंगे। उधर चंदौली में पंडित दीनदयाल नगर में क्या माहौल है, ग्राउंड जीरो से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जीत रहा है, जीतेगा पंजाब पंजाब गली गली में किसका शोर, चौक चट्टी चौराहे पर है किसकी चर्चा। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के अंतिम जिले चंदौली में, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। और निकाय चुनाव में क्या है लोगों की उम्मीदें, मुद्दे और मन की बात करेंगे और समझेंगे लोगों की नब्ज। आज चुनाव में चुनावी चर्चा को लेकर आज हम चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हैं। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की मशहूर चाय की दुकान है। स्टेशन पर स्थित इस दुकान पर चाय उबाल पर है और चुनावी सरगर्मी में जो मुद्दे हैं वो भी उबाल पे हैं। चाय की इस दुकान पर चाय की चुस्की के बीच हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लोगों के मन में क्या है। सबसे पहले इस दुकान के जो ओनर हैं उनसे समझते हैं कि चुनावी बयार चल रही है, किस तरीके की स्थिति देख रहे हैं। पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम दीपक विश्वकर्मा है। दीपक, क्या चल रहा है चुनाव में, क्या चल रहा है? यहाँ तो लोग आते होंगे, चर्चा करते होंगे, क्या है आप? चुनाव में सबसे पहले मेन मुद्दा विकास, और हम लोग युवा हैं और युवाओं को सबसे ज़्यादा रोजगार की ज़रूरत है। विकास हमें चाहिए और विकास के माध्यम से जो विकास करेगा उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला है चंदौली और इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ पर इस जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका के लोगों की नब्ज क्या कहती है, आम आदमी के मुद्दे क्या हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? आरिफ अहमद। आरिफ, ये बताइए कि क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरीके से आप लोग इलेक्शन में जा रहे हैं, क्या मन बना रखा है? नगर का विकास होना चाहिए, जो रोड है वो बनना चाहिए, जो बन रहे हैं, और काम होना चाहिए, यही मुद्दा है और क्या है। समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। इलेक्शन चल रहा है सर, क्या माहौल है? माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। जनता समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहती है, क्योंकि 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका में कब्जा है और उस नगर पालिका को नरक पालिका बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। यहाँ का विधायक भारतीय जनता पार्टी का, सांसद भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद भी मुगलसराय के नगरों में एक भी कोई विकास कार्य हुआ हो तो बता दीजिए। जहाँ देखिए उधर बजा रही है नालियाँ। क्या इनका टिकट इन्होंने, समाजवादी पार्टी ने जिसको दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के का भी झंडा ढोया है उसने अभी कुछ ही दिनों पहले, और फिर अब समाजवादी पार्टी से टिकट ले लिया है। क्या आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भाजपा कार्यकर्ता तैयार करती है और आयातित कार्यकर्ता किसी भी दल का होगा, यदि अपने स्वार्थ को लेकर के भाजपा में आता है तो हम पूरा ये मान के चलिए कि वो कभी भाजपा में बहुत दिनों तक टिक नहीं सकता। वह कार्यकर्ता अपने स्वार्थ के तहत आया था, उसको लगा कि अब भाजपा में मेरी मंशा पूरी नहीं हो सकती, तो पुनः उसी जगह चला गया जहां जातिवाद, बिरादरीवाद इसका बोलबाला है। आप ये बताइए, आपको देख के ये लगता है कि पिछला 5 साल ऐसा रहा है जैसा बता रहे हैं? मुगलसराय पालिका परिषद जो एक स्वतंत्र निकाय है, उसके सड़कों, रास्ता, नाली वगैरह पर आप चलते होंगे तो आपको खुद भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए विकास की झलक और प्रारूप आपको दिख जाता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि पालिका प्रशासन में किसी को पदासीन होने या किसी पार्टी के पदासीन होने से बेहतर होता कि नगर पालिका क्षेत्र के निवासियों के विषय में विचार किया जाता और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता। पिछली जो बोर्ड रही है नगर निकाय की, उन्होंने विकास किया है? कहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है, दोनों चीजें हैं। तो विकास को लेकर मिक्स रिएक्शन है कहीं ना कहीं, और निश्चित तौर पे अब जब
ये जब ये निकाय चुनाव अपने अंतिम दौर में है, 4 तारीख को जब मतदान होंगे तो स्थिति सामने आएगी। उत्तराखंड में खराब मौसम चारधाम यात्रा के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है और खराब मौसम केदारनाथ के लिए 6 मई तक रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। तो वहीं डीजीपी अशोक कुमार केदारनाथ धाम पहुंचे और डीजीपी अशोक कुमार ने चारधाम यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम को देखते हुए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। आज हम केदारनाथ जी में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में भैरव मंदिर है। मौसम कितना पैक्ड है ये भी आप देख रहे हैं। मौसम की चेतावनी थी पहले 1 तारीख तक की थी, जिसको मौसम विभाग ने 3 तारीख तक बढ़ा दिया है। इसलिए हमने लोगों से अनुरोध किया है कि अपनी यात्रा संभल करके करें। दूसरी बात, जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को धड़कन की प्रॉब्लम है, जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, धड़कन की दवाइयाँ लेते हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल हैं। अपना इक्विपमेंट, नापने का इक्विपमेंट भी साथ लेके चलें, दवा भी साथ लेकर के चलें, जिससे यहाँ के उनके साथ कोई अनहोनी ना हो। तो 6 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में यात्रियों से डीजीपी ने अपील की है कि मौसम खराब है और ऐसे में सावधानी पूर्वक ही आगे बढ़े। और उत्तराखंड के डीजीपी हमारे साथ में जुड़ गए हैं अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 पर। और आप गए थे, हमने तस्वीरें भी देखी, आपने यात्रियों से भी मुलाकात की, श्रद्धालुओं से भी आप अपील करते हुए नजर आए। लेकिन आप जब पहुंचे थे तो किस तरह की आप बड़ी चुनौतियां श्रद्धालुओं के लिए देख रहे हैं और क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया गया है? देखिए, कल तो मौसम बहुत ही एक्स्ट्रा खराब था। दिन भर बारिश थी, दिन भर बर्फ थी, दिन भर जो है सर्द हवाएं थी। और लकीली कल का दिन अच्छा से बीत गया है। कल भी 11-12 हजार श्रद्धालुओं ने इतनी बर्फबारी उसमें दर्शन किया है। तो जो वेदर की वार्निंग थी, पहले 1 तारीख का पीक था, दोबारा वार्निंग में 3 तारीख तक भी आ गया है। तो आज किसी तरह सुबह छोटी सी विंडो मिली थी, जिसमें लोग कुछ 2-4 हेलीकॉप्टर आए थे ऊपर, और लोग बाग हेली से भी 2-4 हेली से पहुंचे। बाकी लोग सब पैदल और घोड़े से आ रहे हैं। हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं, वेदर की वार्निंग 3 की बजाय 4 तक भी थोड़ी बहुत बढ़ी है, कि मौसम कल शायद ये मान के चल रहे हैं कल सबसे खराब दिन था। हो सकता है 3 तारीख फिर एक और खराब दिन हो। आज एवरेज दिन है यहाँ के हिसाब से, यानी कि धीरे धीरे जो कह सकते हैं कि माहौल ठीक हो रहा है। लेकिन अशोक जी, श्रद्धालुओं के लिए क्या कोई गाइडलाइन भी जारी की गई है? क्या अपील कर रहे हैं आप लोग, ताकि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? तो हम यही अपील कर रहे हैं कि चूंकि टेम्परेचर माइनस में चल रहे हैं, एक तो अपना ठंड का इंतजाम करके आए, अपनी प्रॉपर क्लोथिंग अपने उस हिसाब से जैकेट वगैरह लेकर के आए, टोपियां वगैरह लेकर के आए, ठीक है। दूसरा, बारिश और बर्फ है तो उस तरह का भी इंतजाम करें, जैसे विंड चिटर टाइप के होते हैं ना, जिससे कि बारिश और बर्फ और हवा से बच सके। तीसरा, मैंने ये जरूर कहा है कि जो हमारी जिन लोगों को उसकी प्रॉब्लम है बीपी और पल्स की, तो वो जरूर अपना दवाइयां साथ लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे नापने के इंस्ट्रूमेंट भी लाएं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन का इशू भी बहुत सारे लोगों को होता है। तो जिनकी हार्ट और पल्स प्रॉब्लम है, उनको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। ये 3 वार्निंग्स के साथ में बोल रहा हूँ। और मौसम आज सुधरा हुआ नहीं कर सकते, कल से बेहतर है, बट ये कोई गारंटी नहीं है कि कल आने वाला कल इससे बेहतर होगा, क्योंकि अभी भी मौसम ओवरऑल पैक्ड है और कल तक की मौसम की वार्निंग है। तो अभी तक तो हमने पूरी कॉशन है, मतलब पूरी कॉशन है। बल्कि जो लोग अभी नहीं चले तो बेटर है कि वो 4th के बाद ही यात्रा शुरू करें। जो लोग ऋषिकेश तक आ गए उनको किसी तरह यात्रा करा रहे हैं। तो बाकी लोग को तो यही मेरा एडवाइस है कि बेटर होगा कि 4th से अपनी अशोक जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि कई सारे श्रद्धालुओं से हमारी बात हुई, लेकिन वो जो सुविधाओं का दावा किया गया था यात्रा शुरू होने से पहले, वो सुविधाएं धरातल पर नहीं देखी गई। ऐसे में कुछ श्रद्धालुओं ने नाराजगी भी जाहिर की गई। हालांकि इसका एक जो बड़ा फैक्टर है उसे मौसम माना जा रहा है। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि जब मौसम ठीक हो जाएगा तो जो बाकी सुविधाएं हैं उनको भी दुरुस्त कर लिया जाएगा? बिल्कुल, फर्क तो पड़ता ही है ना। देखिए, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण हो रहा है। जो पक्की कंस्ट्रक्शन है वो एकोमोडेशन है, उसकी बजाय कुछ एकोमोडेशन टेंटेज वाली थी, जो कि बर्फबारी से जो अभी तक प्रॉपरली खड़ी नहीं हो पाई है। वो खड़ी हुई फिर गिर गई, तो उसका थोड़ा असर तो आएगा ही। आई एम श्योर कि ये जो मौसम का जो पैच है जो 3 या 4 तक खराब है, उसके बाद स्थिति में और ज्यादा सुधार होगा।
वैसे मैंने भी आज यहाँ तीर्थयात्रियों से बात की है, लोग संतुष्ट हैं, ऐसा नहीं, मैंने काफी लोगों से बात की, दे आर क्वाइट हैप्पी। ठीक है सर, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आगरा की, जहां पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा पहुंचे हुए हैं। इस दौरान एक महिला ने उनके सामने अपनी समस्या रखी और समस्या थी खराब सड़कों को लेकर। इस दौरान में महिला ये भी आरोप लगाती हुई दिखाई दी और सड़कों को लेकर उन्होंने अपनी समस्या रखी। आप तक जनता से जुड़ी यही समस्या है और तमाम व्यवस्था जो है वो पुख्ता नहीं की गई है। समस्याएं सुनने के बाद में कैबिनेट मंत्री ने भरोसा दिलाया कि आचार संहिता के बाद में समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। तस्वीरें आप देखिए, ये रात की तस्वीरें हैं जब एक महिला अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री जी के पास में पहुंची और खराब सड़क को लेकर वो अपनी समस्या बता रही थी, जिसके बाद में ये भरोसा दिया गया ऊर्जा मंत्री की तरफ से कि आदर्श आचार संहिता के बाद में जो भी समस्या है उसको ठीक किया जाएगा। छोटी छोटी बातें आप तक नहीं आएंगी जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर चुकी है।